इस वीडियो में सेक्शन 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। देखो, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 की मैंने वीडियोस चैनल पर डाल दी हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंसेप्ट से पहले उन कंसेप्ट को समझना। ठीक है, ये जो सेक्शन 9 है हमारा, हमने देखा था कि जो 7 और 8 सेक्शन है वो किस चीज़ से डील करते हैं। वो करते हैं कुछ कैजुअल रिलेशन होता है उनके बीच में, फैक्ट एंड इशू के बीच में या फिर रेलिवेंट फैक्ट के बीच में कुछ कैजुअल रिलेशन होता है सेक्शन 7 और 8 के अंदर। मोटिव, कंडक्ट, ओकेजन, इफेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। बात करते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में वो फैक्ट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन ज़रूरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए और या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट इन इशू को या रेलिवेंट फैक्ट को। ठीक है, सेक्शन 9 डील्स विद द फैक्ट्स विच आर नॉट कनेक्टेड बट आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और रिप्रोड्यूस द फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स बन जाते हैं। सेक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है मैंने इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी फैक्ट के पार्ट में। एविडेंस इज ऑलवेज अलाउड ऑफ फैक्ट विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द मेन फैक्ट और सम रेलिवेंट फैक्ट। हमेशा उन्हीं एविडेंस को अलाउ किया जाता है जो कुछ ना कुछ मेन फैक्ट से कुछ ज़रूरी बातें हमें बताते हों या रेलेवेंट फैक्ट से कुछ ज़रूरी बातें हमें बताते हों। उन्हीं फैक्ट्स को हमेशा एविडेंस के तौर पर अलाउड किया जाता है कोर्ट के अंदर ड्यूरिंग अ प्रोसीडिंग और अ सूट। लेकिन कुछ इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स भी हैं जो अपने आप में तो रेलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब उनका किसी के साथ कॉर्पोरेशन किया जाता है तब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है भैया कि इलस्ट्रेशंस आते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो एक पर्सन है ए sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A, B affirms that matter alleged to be libelous is true। ए जो है वो बी के ऊपर केस करता है, सू करता है बी को कि भैया इसने मेरे बारे में बुरी भली बातें कही हैं जो सच नहीं है, लेकिन बी आगे से कहता है कि जो मैंने कहा है वो सच कहा है। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल एक केस था जो एक चलना चाहिए था कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। अगर सेक्शन 9 का इसमें क्या रोल है, सेक्शन 9 कहता है कि भैया देखो इनके बीच में कोई रिलेशन था क्या। अब इनके रिलेशन की अगर बात करें तो ए और बी आपस में एक दूसरे से जलन करते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। तो ये थोड़ा नॉर्मल सी बात हो जाएगी कि जो बी ने ए के बारे में बोला है वो कहीं ना कहीं उस रिलेशन से इफेक्ट होके बोला है। उनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं है, भाईचारा का रिलेशन नहीं है, तो उन्होंने इस बात को इसलिए कहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट है, उनके रिलेशन चाहे कैसे भी रहें, अच्छे रहें या बुरे रहें, कोर्ट को उससे क्या मतलब है, लेकिन ये फैक्ट अपने आप में यहाँ पर आके रेलेवेंट हो जाता है कि भाई उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसीलिए बी के पास एक मोटिव था कि बी ने उसके बारे में ऐसे गलत सलत अनाप शनाप कुछ भी बोला। ठीक है, द पोजिशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पनिश्ड मे बी रेलिवेंट फैक्ट एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू। ठीक है भैया, सेम चीज़ है यहाँ पर। इलस्ट्रेशन की एक और की बात करते हैं। ए जो है उसके ऊपर केस हुआ कि भाई उसने जो राइट जो दंगे हुए थे उसके अंदर हेड था, वो मॉब का जो भीड़ का वो हेड था ए बंदा, उसको वो चार्ज किया गया इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब जो द क्राइज ऑफ द मॉब्स आर रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब जो मॉब वहाँ पर कर रही है ना, जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, वो एज ए रेलिवेंट एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा अपने आप में कि भैया इसने उनको उकसाया है। ठीक है, ये जो एक्ट था मॉब ने जो भी किया वो ए के कहने पे किया क्योंकि ए उसको हेड कर रहा था। ठीक है, तो बी पॉइंट की बात करें, फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट इन्फ्रेंसेस। एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। देखिए, सबूत या एविडेंस हम किस चीज़ की देते हैं, किसी चीज़ को प्रूव होने के लिए या किसी चीज़ को प्रूव होने से रोकने के लिए एविडेंस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे कहे कि राहुल ने अजय का खून किया, ठीक है, अब एविडेंस किस चीज़ पे पेश होंगे, राहुल ने अजय का खून किया है इस चीज़ पे एविडेंस पेश हो सकते हैं, राहुल ने अजय का खून नहीं किया इस चीज़ पे उसको रिबट करने के लिए, सिचुएशन को रिबट करने के लिए एविडेंस पेश किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं, सपोज कोई आई विटनेस आके कहे कि हाँ मैंने राहुल को देखा था अजय का खून करते हुए, फर्स्ट पॉइंट। या फिर रिवर्ट करना है तो क्या कहेंगे कि भैया मैंने तो उसको नहीं देखा, पहली बात मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, दूसरी बात राहुल जो था वो तो शहर में था ही नहीं,
वो तो प्ली ऑफ एलिबी ले रहा है क्योंकि वो तो मद्रास में बैठा था, जाके अपने दोस्त के घर गया होता तो उसकी शादी में गया हुआ था। एट द टाइम ऑफ मर्डर राहुल तो यहाँ पे था ही नहीं। तो ये जो एविडेंस है, इनके एविडेंस जो ये दिए जा रहे हैं, ये ऐसे एक बता रहा है हमें कि एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ फैक्ट विच सपोर्ट और रिबट द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो एक और। अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम, द फैक्ट ऑफ इज absconding soon after the commission of crime is conduct under 8 section which is relevant because it suggests the inference that he is guilty. Any fact which either support this inference or rebuts the contract it will be also relevant. अब देखो इन्होंने कहा कि एक पर्सन है जो कि एक क्राइम का एक्यूज्ड है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके ऊपर आरोप लगा है कि भाई तूने ये गुनाह किया है, तूने इसका रेप किया है, तूने इसका मर्डर किया है। ठीक है, जैसे ही क्राइम होता है वो उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर भाग जाता है भाई। ठीक है, जैसे ही वो भागा तो ये जो उसका भागना था, डर के मारे भागना लगा लो, काम से भागना लगा लो, अभी हमें नहीं पता कि उसका क्या रीज़न था भागने का, बस हमें पता है कि क्राइम के बाद वो भाग गया। अब हम क्या सोचेंगे कि सेक्शन 8 के अंदर इसका ये कंडक्ट था, क्योंकि ये डरा तो इसको लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं भाग जाता हूँ, वो भाग गया वहाँ से। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अब वो क्या कह रहा है कि वो उसको लगता है कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये गुनाह कर रखा है, इसलिए वो भाग रहा है। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट ये प्रूव कर देते कि हाँ ये इसीलिए भागा था क्योंकि इसने गुनाह किया था, तो वो रेलेवेंट है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे प्रूव कर रही है कि हाँ ये तो अपने बिजनेस मीटिंग के दौरान इसको ज़रूरी काम पड़ गया था इसलिए गया था, तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट है। इसमें मतरू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जहाँ पर हमें पता क्या बताया गया था। एक देखो, चलो फैक्ट देख लेते हैं क्या था। एक दोस्त और विक्टिम एफआईआर जाते हैं, सॉरी पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए। एफआईआर लॉन्च हो जाती है, पुलिस वाले जो हैं उसका जो दोस्त था उसी के ऊपर शक करने लग जाते हैं, सस्पेक्ट बना लेते हैं उसको। जो उसका दोस्त था वो सस्पेक्टेड बन गया। अब वो पैनिक आ जाता है, उसको वही डर लगने लग जाता कि भैया मैं तो बेगुनाह हूँ और इतना सीरियस नेचर है इस क्राइम का, ये तो मेरे ऊपर फिर तो मुझे ही कहीं ऐसे रॉन्गफुल डिटेन ना कर लेंगे कभी। तो वो इस डर के मारे पैनिक होके क्या करता है, भाग जाता है शहर को छोड़ के। तो जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो कोर्ट हमें ये बताता है कि देखो किसी भी पर्सन को हम अगर कोई पैनिक होके जा रहा है तो उसको हम इसी बेस पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाँ यही दोषी है। मे बी वो डर के मारे भागा हो, है ना। डर कई बार ऐसा पैनिक ऐसा अटैक डलता है माइंड पे कि भले ही उसने कुछ ना किया हो पर्सन ने, लेकिन फिर भी वो हरास होने के चक्कर में कि भाई पुलिस वाले मेरे चक्कर लगवा देंगे, मुझे कहीं ऐसी ही पनिशमेंट ना हो जाए, कभी मुझे ऐसे ही ना फंसा दें, इस डर से, इस हरासमेंट से बचने के लिए भी कई बार लोग भाग जाते हैं। सी पॉइंट की बात करें तो आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी करवाई जा सकती है जहां कोर्ट को ज़रूरत लगती है, किसी चीज़ की, किसी पर्सन की, किसी फैक्ट की ऑथेंटिसिटी जानी जा सकती है, आइडेंटिटी करवाई जा सकती है। ठीक है, उसको भी रेलिवेंट फैक्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया और उसके रूम से एक डायरी मिलती है जिसमें उसने सुसाइड नोट लिख रखा है, तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड के थ्रू जो हैंड राइटिंग है उसकी मैचिंग करवाई जाए। ठीक है, कि भाई ये पर्सन जो था इसको लिखना भी आता था, अगर लिखना आता था तो इसकी हैंड राइटिंग क्या ऐसी ही थी। ठीक है, जिस भाषा में उसने लिखा है क्या उसको भाषा आती भी थी। कई होते हैं कि पंजाबी शुरू से पढ़ी ही नहीं है, लिखनी भी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती, लेकिन जो सुसाइड नोट है वो पंजाबी में होता है या इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन परेड हमें बताती है कि हम क्राइम पेट्रोल में भी देखते हैं कि भैया एक आई विटनेस होता है, वो पुलिस स्टेशन आता है, कोर्ट में आता है, वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको शनाख्त करवाई जाती है कि देखो भैया इनमें से था क्या कोई क्रिमिनल। वो क्या करते हैं, एक मिरर होता है बीच में, मिरर के दूसरी साइड जो होता है वो क्रिमिनल या सस्पेक्ट्स भी होते हैं जो प्रीवियसली कन्विक्टेड होते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं। ठीक है, उनको बुलाया जाता है कि देखो ये था, इनकी पहचान करवाई जाती है, बाय फोटोग्राफ्स भी पहचान करवाई जाती है। अगर विक्टिम या विटनेस कह देता है कि हाँ जी यही था, तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड हो जाती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आर हेल्ड एट द इंस्टांसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ एनलेबलिंग द विटनेस टू आइडेंटिफाई अदर द प्रॉपर्टीज which are the subject matter of alleged offences or the accused person. The idea is to test the veracity of the witness on the question of capability to identity an unknown person whom the witness may have seen only once. कई बार क्या होता है, कहीं अब सपोज कीजिए एक पब्लिक प्लेस पे एक मर्डर हो गया। ठीक है, एक जो मर्डरर है, जो जिसने मर्डर किया है, उसने कुछ नहीं डाल रखा मुंह पे, कोई मास्क नहीं, कोई स्कार्फ नहीं, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है,
अब मैं फर्स्ट टाइम देख के ना तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की, ना कोई सीसीटीवी फ़ोटोज़ थी वहाँ पर। मैंने उसको देख लिया, इस तरह से देख लिया कि अगर मैं उसको लाइफ में दूसरी बार कभी देखूंगा तो मैं उसको पहचान लूँगा कि हाँ जी, ये वही व्यक्ति है जिसने मर्डर किया था। पुलिस स्टेशन जाकर मैं कहता हूँ कि भैया मैंने तो सर देखा है उसको मर्डर होते हुए, और उस बंदे ने मर्डर किया है अननोन ने, और मैं चाहूँ तो उसका पेंसिल स्केच भी बनवा सकता हूँ, या फिर अगर आप उसको मेरे सामने लेके आओ तो मैं पहचान लूँगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर वो लेके आते हैं और मैं पहचान लेता हूँ। तो ये पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन परेड का। इसमें केस आता है लक्ष्मी राज शेट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ये बताया जाता है कि ये मैजिस्ट्रेट के सामने ही किया जाता है, पुलिस वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुलिस भी होती है और पुलिस के द्वारा भी किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो फोटोग्राफ्स के द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है, और उसको भी एक फॉर्मल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड माना जाता है। बात करें पॉइंट डी की, तो डी पॉइंट मैं यहाँ पर इंक्लूड करना भूल गया हूँ, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि डी पॉइंट हमें बताता क्या है एक्चुअली में। ये बताता है टाइम और प्लेस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा, सपोज कीजिए एक पर्सन का मर्डर हो जाता है और उसकी डेड बॉडी मिलती है करनाल रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। करनाल रेलवे स्टेशन पे उसकी बॉडी मिली, और उसकी जब पॉकेट्स वगैरह चेक की गई तो उसकी पॉकेट में एक टिकट मिलता है ट्रेन का, जो कि दिल्ली से लुधियाना का है, ठीक है। अब जो दिल्ली से लुधियाना का जो रूट है वो वाया करनाल होके जाता है, ठीक है। अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया कि इस पर्सन ने दिल्ली से टिकट खरीदी है, इसका मतलब दिल्ली में जब था, जब इसने टिकट खरीदी तभी अलाइव था, और करनाल तक आते आते दिल्ली से करनाल के जो बीच का रास्ता है उसके बीच में इसकी डेथ हुई है, उसके बीच में इसका मर्डर किया गया है, ठीक है। तो टाइम और प्लेस ऑफ हैपनिंग, अब दिल्ली से लुधियाना जा रहा है, उसमें कोर्ट को क्या मतलब, अदरवाइज तो ये नहीं कनेक्टेड ना फैक्ट इन इशू से। लेकिन जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई ये मरने के बाद दिल्ली से लुधियाना जा रहा था और करनाल में इसकी डेड बॉडी मिलती है, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है अपने आप में कि भाई इसका जो मर्डर है वो दिल्ली से करनाल के बीच में हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। रिलेशन ऑफ पार्टीज की बात करें तो जो अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस own their origin to pre-existing relation of the parties such as for example those of under influence and under libel। देखिए बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस प्री एग्जिस्टेंस से बहुत लेना देना होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को सू किया लाइबल के लिए कि भाई तूने मेरे खिलाफ गलत सलत अनप शनाप बातें बोल रखी हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने ये जो बातें बोल रखी हैं एक दूसरे के प्रति, पता कहाँ चलता है, पता चलता है रिलेशन ऑफ द पार्टीज, कि उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है पार्टीज के बीच में। जब पार्टीज के बीच का रिलेशन हमें पता लगता है कि हाँ इनकी रिलेशन शुरू से ही ठीक नहीं है, तो वहाँ पर ये रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है कि हाँ शायद बी ने इसके बारे में ये सब बातें झूठ ही बोली हो, इसके पास क्या मोटिव था, है ना। तो ये सेक्शन 9 हमारा कंप्लीट होता है। आगे की भी मैं फर्दर वीडियोस ऐसे सेक्शन वाइज लेके आऊँगा। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए या फिर कहीं पे भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।